हेलो स्टूडेंट। आज चैप्टर नंबर 2 यानी एनर्जी कंजर्वेशन का चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 2 देखते हैं। इस लेक्चर में हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं नीड ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट, वर्किंग ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट एंड नीड ऑफ गुड एनर्जी मैनेजर। ऊर्जा प्रबंधन की आवश्यकता, कार्यविधि तथा कुशल ऊर्जा प्रबंधक की बारे में। ठीक है, अब देखिए इसमें पहले पढ़ते हैं ऊर्जा प्रबंधन की आवश्यकता, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो देखते हैं इसकी तरफ। आर्थिक विकास को गति देने के लिए ऊर्जा का अधिक से अधिक उपयोग करने की आवश्यकता है। अधिक गुणवत्ता और मात्रा में उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता है। देखिए, अब कोई चीज़ आप ज़्यादातर बहुत अधिक मात्रा में इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या वहाँ आप उसे ऐसे ही यूज कर सकते हैं? उसका एक सिस्टम बनाना पड़ेगा ना पूरा। जैसे मान के चलो किसी ठेकेदार के अंडर में बहुत ज़्यादा मैन पावर चल रहा है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको उन्हें मैनेज करना पड़ेगा, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना पड़ेगा, दल बनाने पड़ेंगे उन्हें, तभी तो वो इस सही तरीके से एफिशिएंट वर्क कर पाएंगे। किसी फोरमैन के अंदर देना पड़ेगा, कहीं सुपरवाइज़र के अंदर देना पड़ेगा। ऐसे ही उन्हें छोड़ दिया जाए अगर वहाँ पे कोई नहीं देखे तो क्या अब उनकी जो मैन पावर है, उनकी जो एनर्जी है, उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैनेज करने के लिए, इस चीज़ को मैनेज करने के लिए एनर्जी मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, दूसरा देखते हैं, पृथ्वी पर मौजूद संसाधन घटने वाली प्रवृत्ति के हैं। देखिए, सारे संसाधन जो भी ऊर्जा के रिसोर्स हैं सब घटने की प्रवृत्ति में है। कोल है, कोयला एक ना एक दिन ख़त्म होना है। ठीक है, पेट्रोलियम पदार्थ हैं, सारे ख़त्म होने हैं। ठीक है, तो इसीलिए इनका पहले से ही इस तरीके से इस्तेमाल किया जाए कि कम इस्तेमाल पे हमें ज़्यादा आउटपुट मिले। इस तरीके से वर्क किया जाए तो बेहतर रहेगा, ना कि ज़्यादा इस्तेमाल करने के बाद कम आउटपुट मिले तो जल्दी ख़त्म हो जाएंगे ना ये रिसोर्स। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने एनर्जी मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ी। इनका समय के साथ बढ़ते उपयोग के कारण बहुत तेज़ गति से डिप्लीशन हो रहा है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग पर पाबंदी लगाकर घटते हुए स्रोतों के जीवन को बढ़ाना चाहिए। तीसरा है, इस प्रतिस्पर्धात्मक संसार में ऊर्जा विशेष को अस्तित्व में बने रहने के लिए लागत की प्रतिस्पर्धा पर ध्यान देना जरूरी है। किसी भी प्रकार के कार्य करने के लिए ऊर्जा के परिवर्तित रूप का उपयोग आवश्यक कारक है। उद्योगों और व्यवसाय में बहुत दिनों से ऊर्जा संरक्षण की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। समस्त परिचालकों के ऊर्जा लागत बढ़ने से ऊर्जा संरक्षण की आवश्यकता बढ़ती है। ऊर्जा प्रबंधन की कार्यविधि, वर्किंग ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट। ऊर्जा प्रबंधन एक परिवर्तन और घटना ही नहीं बल्कि ये लक्ष्यों को पूरा करने का अभियान है। ये कार्य एक मेज पर बैठकर अकेले नहीं किया जा सकता, बल्कि इसे पूरा करने के लिए ऊर्जा के प्रति सचेत व्यक्तियों के दलों द्वारा तालमेल में कार्य करने की आवश्यकता होती है। ऊर्जा प्रबंधन के लिए व्यवस्थित तरीके से स्थापित बहुत ही संगठित प्रयासों की कार्यविधि की आवश्यकता होती है। नीड ऑफ गुड एनर्जी मैनेजर, प्रबंधक यानी कुशल ऊर्जा प्रबंधक की आवश्यकता। कुशल प्रबंधक वह होता है जो जागरूकता की ओर ले जाए, सभी स्तर के लोगों को प्रोत्साहित करे, ढांचे और प्रक्रिया को बदले, ऊर्जा खपत के निर्धारित लक्ष्यों का रिकॉर्ड रखे तथा संगठन और मानव दोनों में ही परिवर्तन करने की कोशिश करे। उदाहरण के लिए, कुशल प्रबंधक फैक्ट्री में जागरूकता अभियान
चलाएं जिसमें रोशनी, पंखे और वातानुकूल के स्विच बंद करने से ऊर्जा की बचत का ज्ञान हो। ठीक है, जैसे किसी इंडस्ट्री में लेबर चली गई और वहाँ फ़ैन चल रहे हैं, एसी चल रहा है, तो ये क्या है? एनर्जी का वेस्टेज ही तो है। तो इस चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए। ये क्या है? कुशल प्रबंधक के गुण हैं। अगला देखते हैं एनर्जी कंजर्वेशन। आर्थिक विकास की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक ऊर्जा है। समाज के प्रत्येक क्षेत्र जैसे कृषि, उद्योग, परिवहन, व्यापार, सभी जगह ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पिछले वर्षों में जैसे जैसे देश की प्रगति हुई, इन क्षेत्रों में ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ी है। ऊर्जा की बढ़ती हुई खपत की जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस पर निर्भर बढ़ती है, जिनसे बिजली की आपूर्ति होती है। आज पर्यावरण के प्रदूषण और स्वास्थ्य की समस्याओं के कारण इन जीवाश्म ईंधनों की अपेक्षा स्वच्छ ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के विकास तथा उपयोगिता की ज़रूरत बढ़ी। जीवाश्म ईंधनों की बढ़ती कीमतों और भविष्य में इनकी कमी के गंभीर संकट से ऊर्जा विकास के स्थायी मार्ग में सृजन की आवश्यकता महसूस की गई। इसके लिए दो सर्वोत्तम मार्ग हैं। पहला, ऊर्जा संरक्षण को प्रोत्साहन देना, और दूसरा, पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा स्रोतों का इस्तेमाल करना। देखिए क्या है, जीवाश्म ईंधन एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या क्या देखा हमने, कुछ ऐसे एनर्जी रिसोर्स हैं नॉन रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स तो क्या है, ये ख़त्म हो जाएंगे। और रिन्यूएबल जो एनर्जी सोर्स हैं जैसे सूर्य है, पवन है, टाइडल एनर्जी है, टाइडल इफ़ेक्ट है, ये क्या है, हमेशा संसार में बने रहेंगे। ठीक है, नवीकरणीय एनर्जी रिसोर्स बोलते हैं इनके लिए। तो जैसे सूर्य के द्वारा सौर ऊर्जा का इस्तेमाल है, तो सूर्य तो हमेशा रहना है और इससे सौर ऊर्जा हमेशा मिलनी है। तो इनका इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, पावर प्लांट का निर्माण से इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न कर सकते हैं। दूसरा है पवन ऊर्जा, तो पवन चक्कियों के इस्तेमाल से हम क्या करते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करते हैं। टाइडल इफ़ेक्ट के द्वारा भी हम क्या वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न कर सकते हैं। देश में ऊर्जा की मांग और आपूर्ति के बीच अंतराल को कम करने की सबसे अधिक लागत प्रभावी विधि ऊर्जा दक्षता को प्रोत्साहन देना तथा इसका संरक्षण करना है। अच्छा देखिए, अब एनर्जी का हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का। जैसे मान के चलिए कोयले का इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर प्राकृतिक गैस है, या फिर कच्चा तेल है, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम पदार्थ हैं जैसे कि डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल इत्यादि का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये क्या है, देखिए जब इनसे हम इन्हें इग्नाइट करने के बाद इनसे जब हम ऊष्मा लेंगे तो क्या होगा, ये हमारे वायुमंडल को प्रभावित कर रहे हैं, क्या पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। सबसे बड़ा इफ़ेक्ट इनका ये है। और दूसरा, अगर इनको हम ज़्यादातर इस्तेमाल करेंगे तो एक दिन ये ख़त्म हो जाएंगे, इसलिए इनका इस्तेमाल कम किया जाए। इसके लिए हम एनर्जी कंजर्वेशन की आवश्यकता हुई, ऊर्जा को संरक्षित करने की आवश्यकता महसूस हुई कि एक न एक दिन तो इन्हें ख़त्म होना है, तो संरक्षित तरीके से इनका इस्तेमाल किया जाए। और दूसरी तरफ हमारा जो रिन्यूएबल सोर्स हैं इनका इस्तेमाल अगर हम करते हैं तो क्या है, हमारा पर्यावरण पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, हमारे लिए अप्रदूषित एनर्जी मिलती है। ठीक है, जैसे पवन के द्वारा क्या प्रदूषण होगा, कोई प्रदूषण नहीं होगा। सौर ऊर्जा के द्वारा कोई प्रदूषण नहीं होगा। टाइडल इफ़ेक्ट के द्वारा कोई प्रदूषण नहीं होगा। इस तरीके से
देश में ऊर्जा की मांग और आपूर्ति के बीच अंतराल को कम करने की सबसे अधिक लागत प्रभावी विधि दक्षता को प्रोत्साहन देना है तथा इसका संरक्षण करना। ऊर्जा संरक्षण कम खपत के जरिए उपयोग की जा रही ऊर्जा को कम खर्च करने अथवा प्रकाश बल्ब वातानुकूलन में विद्युत दक्ष युक्तियों का उपयोग करने के माध्यम से किया जा सकता है। ये अनुमान लगाया गया कि लगभग 25,000 मेगावाट क्षमता विद्युत क्षेत्र में केवल ऊर्जा दक्षता के माध्यम से उत्पन्न की जा सकती है, जिसमें अधिकतम क्षमता कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों में देखी जा सकती है। ऊर्जा संरक्षण पर विचार करते हुए भारत सरकार ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 को प्रस्तावित किया। इस अधिनियम में कानूनी रूपरेखा, संस्थागत व्यवस्था और केंद्र तथा राज्य स्तर पर विनियात्मक प्रक्रिया प्रदान की गई जो देश में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने का अभियान आरंभ कर सकती है। अच्छा, देखते हैं हम प्रिंसिपल्स। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत क्या होने चाहिए। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण का अर्थ गुणवत्ता, क्वालिटी और आउटपुट क्वांटिटी को प्रभावित किए बिना ऊर्जा को खपत घटाना। देखिए, हम पहले ही बता चुके हैं, जैसे कि किसी भी यूनिट के द्वारा 100 प्रोडक्ट बनते हैं पर डे। ठीक है, तो 100 के 100 बनने चाहिए और उनकी क्वालिटी पे कोई असर ना पड़े, उनकी गुणवत्ता पर कोई फ़र्क ना पड़े, तब हम ऊर्जा की खपत को कम कर रहे हैं। यही ऊर्जा मतलब संरक्षित करने का तरीका है। ऊर्जा संरक्षण वैद्युत तथा दक्षता पूर्वक उपयोग करने का आग्रह करता है, जिससे उत्पादन की लागत को घटाया जा सकता है। उद्योगों में ऊर्जा संरक्षण योजना को क्रियान्वित करने के लिए 2 सामान्य सिद्धांत निम्नलिखित हैं। मैक्सिमम एनर्जी इफ़िशियंसी, निवेशित ऊर्जा का केवल कुछ भाग ही उपयोगी कार्य में परिवर्तित होता है। जब प्रदान की गई ऊर्जा के अधिकतम भाग का उपयोग कार्य को करने में होता है, तब ऐसा उपकरण या प्रक्रिया को अधिकतम दक्षता वाला उपकरण कहा जाता है। देखिए, एफिशिएंसी क्या होती है। एफिशिएंसी ये है, जैसे मान के चलो हमने तुम्हारे लिए 100 यूनिट एनर्जी दी। ठीक है, अब 100 यूनिट एनर्जी में से आपने 40 यूनिट एनर्जी इस्तेमाल की। ठीक है, और बाकी 60 यूनिट एनर्जी पर्यावरण में वेस्ट चली गई, तो आपकी इफ़िशियंसी कितनी हुई? 40%। 100 में से 40 ही इस्तेमाल कर पाते हैं आप, तो 40% इफ़िशियंसी हुई आपकी। इसी तरीके से अगर हमने आपको 100 यूनिट एनर्जी दी और आपने इस्तेमाल उसका कितना किया आउटपुट बनाने के लिए? 80%। तो क्या हुआ, किसी मशीन के द्वारा 80% एनर्जी इस्तेमाल करके कोई प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, तो उसकी इफ़िशियंसी कितनी हुई? 80%। केवल 20% एटमॉस्फेयर में गई। ठीक है, तो एफिशिएंसी किसी भी मशीन की अच्छी एफिशिएंसी वाली मशीनों का इस्तेमाल किया जाए, तब ऐसा उपकरण या प्रक्रिया को अधिकतम दक्षता वाला उपकरण या प्रक्रिया कहते हैं। ऊर्जा के स्थानांतरण और संचरण में ऊर्जा की हानि होती है। देखिए, अब वहाँ पर 60 यूनिट या 40 यूनिट कैसे पर्यावरण में जा रही है। देखिए, ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाओगे तो क्या होगा। देखिए, किसी गैस को या स्टीम को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएंगे किसी पाइप के द्वारा, तो पाइप क्या करेगा? पर्यावरणीय एयर, एटमॉस्फेरिक एयर उसके चारों तरफ रहेगी। अब वो गर्म होगा, पाइप के अंदर का मटेरियल क्या होगा? गर्म होगा। जैसे स्टीम जा रही है उसके अंदर से, तो वो गर्म होगी। अब स्टीम धीरे धीरे वहाँ से क्या होगी, अपनी एनर्जी जो है, हीट जो है,
पर्यावरण में छोड़ दी जाएगी। तो पाइप की लंबाई काफ़ी ज़्यादा है, तो इस सिरे पे टेम्परेचर कुछ है और वहाँ दूसरे सिरे पे पहुँचने के बाद स्टीम का टेम्परेचर कुछ और हो गया। तो ये क्या हो गया, पर्यावरण ये लॉस हो गया, हीट ने एनर्जी लूज कर दी वहाँ पे, ठीक है। हीट एनर्जी के रूप में ऊष्मा चली गई। तो यह कम होना चाहिए। ऊर्जा हानियाँ वैद्युत, यांत्रिक, ऊष्मा, रासायनिक आदि के रूप में होती है। जैसे उत्पादन करने वाले प्रतिष्ठानों ऊर्जा का कुछ भाग बाहर जाने वाली गैसों और द्रवों के निकास के द्वारा विसर्जित होता है। ऊर्जा का विसर्जन निकास की दर और तापमान पर निर्भर करता है। यदि ऊर्जा हानियाँ न्यूनतम होती हैं तो प्रणाली की दक्षता में सुधार होता है। देखिए, लॉसेस कम होना चाहिए, इसका सीधे सीधे मतलब ये है, आउटपुट ज़्यादा मिलना चाहिए, ठीक है। आप दूसरा देखते हैं, मैक्सिमम कोस्ट इफेक्टिवनेस। ऊर्जा संरक्षण उपायों को क्रियाशील करने के लिए अतिरिक्त निवेश की आवश्यकता होती है। जैसे कि ऊर्जा संरक्षण का स्तर बढ़ता है, वैसे ही अतिरिक्त निवेश और बढ़ जाता है एवं ईंधन की लागत घट जाती है। इसमें देखते हैं हम डायग्राम में एनुअल कॉस्ट पर यूनिट आउटपुट। अब देखिए, ये जो कर्व सबसे ऊपर वाला कर्व क्या दिखा रहा है, टोटल एनुअल कॉस्ट पर यूनिट आउटपुट। एक आउटपुट बनाने के लिए कितनी एनुअल कॉस्ट लगती है एक साल में, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं पे मिनिमम होगा। देखिए दिखा रहा है कर्व में सबसे कहाँ पे है, ए पॉइंट पे। अब दूसरा देखते हैं, एनुअल कॉस्ट ऑफ कंजर्वेशन पर यूनिट ऑफ आउटपुट। अब इस तरीके से ये देखिए, ये नीचे वाला कर्व उठता हुआ जा रहा है और ये क्या है हमारा तीसरा वाला जो एनुअल फ्यूल कॉस्ट पर यूनिट आउटपुट। तो ये है बी पॉइंट पे सबसे कम है, सबसे कम फ्यूल खा रहा है बी पॉइंट पे। और यहाँ पर इस कर्व के पे देखिए एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे देखिए कहाँ पे सबसे मैक्सिमम है वहाँ पे, ठीक है। अब देखिए चित्र 2.1 के अनुसार बिंदु ए पर जब कुल लागत सबसे कम होती है, लीस्ट, तब ऊर्जा का उपयोग अधिकतम लागत इफ़ेक्टिव होता है, ठीक है। अधिकतम दक्षता बिंदु बी के आसपास रहती है, ठीक है। इस तरीके से अब